हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हमारे साथ हैं भारत के एक जाने माने खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर आभास मित्रा। डॉक्टर मित्रा थ्योरेटिकल एक्स्ट्रोफिजिक्स विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे अन्य कई विषयों पर 100 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल पर रिसर्च पेपर लिखे हैं, 9 से अधिक टेड टॉक्स दी हैं और इसके अलावा भारत के कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। हाल ही में आपने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है जो स्टीफन हॉकिंग्स की ब्लैक होल थ्योरी पर कुछ उचित एवं गंभीर सवाल उठाती है। यह पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह पुस्तक किंडल पर भी उपलब्ध है। आज हमारे बीच आप स्कूल के बच्चों के लिए एक लेक्चर देने जा रही हैं, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में प्राथमिक जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्लैनेटरी हमारे सोलर सिस्टम है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा था, हमारे जो फ्रेंड है अनुपम जी, वो कहते हैं मटेरियल साइंस में रिसर्च करते हैं, तो मैं इसलिए सोचा मटेरियल साइंस से मैं शुरू करूंगा और उसमें बराबर कनेक्ट भी होती है। हमारे तरफ ज्यादातर हमारी जो साइंटिफिक सेंस होती है वो मटेरियल से होती है। तो हमारे तरफ सॉलिड होती है, पानी होती है, लिक्विड होती है और रूम में हवा रहती है, वो गैसियस होती है। मैं उधर से शुरू करूंगा। देखिए, हमारे तरफ आपके उधर फर्नीचर है, कुछ है जो सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं और उसमें टाइट बाइंडिंग रहते हैं। हमें दिखता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फिक्स स्टडी करेंगे, देखें उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं बहुत जोर से सॉलिड में। और लिक्विड में मॉलिक्यूल के जो बाइंडिंग काफी लूज होता है, वो ज्यादा आराम से मूवमेंट करते हैं लिक्विड में मॉलिक्यूल्स। और गैस में वो मिनिमल बाइंडिंग होती है, वो बिंदास घूमते रहते हैं रूम के अंदर और दीवार से टकराते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल की जो मोशंस है रैंडम, इसी से प्रेशर होते हैं और इससे टेम्परेचर तापमान होते हैं और उसके ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी रैंडम होती है, इसमें मोमेंटम एनर्जी कितना होता है, उससे टेम्परेचर तैयार होती है। तो ये है हमारी बेसिक जो आइडिया। रूम में जो चीज है, सॉलिड, लिक्विड और रूम में जो गैस है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर है। अच्छा, अभी जब हम मैटर की बात करते हैं तो सबसे आप लोगों ने पता है, जो मैंने बोला मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम होती है। जो ये एक सिंपल एटम की है, ये हीलियम एटम है। जो गैस बैलून होती है ना, गुब्बारे, उसमें मोस्टली हीलियम डालते हैं, वो बहुत हल्की होती है। उसके अंदर एक होती है केंद्र बिंदु, जिसमें न्यूक्लियस बोलते हैं। इधर 2 न्यूट्रॉन है और 2 ये प्रोटॉन है हीलियम में, और बाद में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। तो ये है जो इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत हल्की होती है और उसमें नेगेटिवली चार्ज होती है, आपको पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होती है वो हेवी होती है, लगभग 2000 टाइम हेवियर होती है इलेक्ट्रॉन से। जब प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन की कोई चार्ज होता नहीं, लेकिन उसकी बहुत गुरुत्वपूर्ण एक रोल होती है न्यूट्रॉन की, चार्ज नहीं होते हुए भी। तो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एटम होती है, एटम में अंदर वेरियस काइंड की स्ट्रक्चर होती है। और हमने बोला चार्ज है, जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज होती है। 2 पॉजिटिवली चार्ज जो होती है, अगर नजदीक रहे तो एक दूसरे को धकेल देते हैं, रिपल्शन होती है। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन भी नजदीक लाने की कोशिश की, वो एक दूसरे को धकेल देते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लाने से वो एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। तो मटेरियल में जो स्ट्रेंथ होता है, ये दोनों किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं और इसकी मिश्रण से होती है। कहीं अट्रैक्शन होती है, कहीं रिपल्शन होती है। और इसी से ज्यादातर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से कहीं अट्रैक्शन, रिपल्शन, इसकी पिकुलियर कॉम्बिनेशन से होती है। बट मोस्टली इसकी ओरिजिन जो है, हम जो स्ट्रेंथ देखते हैं हमारे अंदर, फर्नीचर है, क्या है, रूम है, कंक्रीट है, सबकी बेसिक जो स्ट्रक्चर ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही होती है, ये इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन और रिपल्शन से। अभी मोस्टली मॉलिक्यूल होते हैं, ज्यादातर एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। गैस की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये सब जो मॉलिक्यूल होती है, वाटर की मॉलिक्यूल होती है।
अगर केमिकल रिएक्शन के तरफ मॉलिक्यूल में रिएक्शन होती है, कोई मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाता है, उसके बाद नया मॉलिक्यूल भी हो जाता है। तो ये ब्रेकिंग कैसे होती है? मोस्टली इलेक्ट्रॉन जाम करते हैं। जो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड रहते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, मॉलिक्यूल से इधर जाता है, एटम से इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जम्प्स मॉलिक्यूल्स एटम्स, तो उसमें क्या है, किसी से इलेक्ट्रॉन चला गया, कोई अगर मॉलिक्यूल से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो चला गया, वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है मॉलिक्यूल। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, एडिशनल नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो बहुत गर्म करने से, क्या बहुत प्रेशर देने से भी कभी कभी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल घूमते हैं, उसमें पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हो जाते हैं, कि एटम होते हैं, उसको आयन बोलते हैं। तब हम उसको, आयन मतलब चार्ज मॉलिक्यूल्स, चार्ज आयंस है, एटम्स, इसको हम आयंस बोलते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल जो देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उसमें मूवमेंट होते रहते हैं। ये उसमें सब में मूवमेंट, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, लेकिन ये वाइब्रेशन होते हुए भी एक दूसरे के अंदर एक बंधन है, बाइंडिंग है। मॉलिक्यूल कभी कुछ स्ट्रेंथ होती है, ये बाइंडिंग के लिए अंदर स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, अभी मैं कहूं जिसमें बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है, एक चीज सीमेंट। जैसे सीमेंट में सिलिकॉन होती है मेन, और बहुत सारे और दूसरे एटम भी होते हैं, उसके अंदर बाइंडिंग का काफी स्ट्रांग रहता है सीमेंट से। अब केमिकल रिएक्शन ऐसे आती है, जब सीमेंट में पानी डालते हैं, उसमें भी क्वाइटली कुछ केमिकल रिएक्शन कुछ हो जाता है, उसमें मॉलिक्यूल, पानी और सीमेंट मिलके नए कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उसमें नए बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है। इसीलिए कंक्रीट के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो बॉन्ड सीमेंट से, लूज सीमेंट से बहुत स्ट्रांग है, बहुत डेंस, एक दूसरे को मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं। तो इससे स्ट्रेंथ होता है मटेरियल की, मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं। अभी मॉलिक्यूलर बॉन्ड में बोला, बहुत प्रेशर देने से, क्या टेम्परेचर देने से लूज हो जाता है। ये आपको मालूम है, जैसे आइस, बर्फ रखा है, तो बर्फ में जब हीट आता है, बर्फ पिघल जाता है। तो पिघल जब जाता है, उसकी जो टाइट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो लूज होके लिक्विड पानी बन जाता है। और पानी को उबलते तो ज्यादा हीट देते हैं, तो हीट में इसका मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, तो वाटर वेपर बन जाता है। ये इसको फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। तो हम ज्यादा टेम्परेचर देके, ज्यादा प्रेशर देके भी फेज ट्रांजिशन कर सकते हैं, ज्यादातर ज्यादा टेम्परेचर देके है। ये तो वाटर वेपर बन गया, लेकिन इसको भी हम बहुत गर्म करें, जो नॉर्मली हम घर में करते नहीं है, तो क्या होगा? अगर इसको बहुत ज्यादा कोई मॉलिक्यूल को गर्म करे, हीट दे, तो मॉलिक्यूल भी टूट जाता है। पहले हम बोला, जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड होती है टूट जाती है, मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, एटम भी टूट सकती है। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसको बहुत गर्म दिया तो इसकी एनर्जी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, तो ये एटम से बिखर सकते हैं। तो बिखर के ऐसे स्टेट आ सकती है, जैसे चार्ज, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और जो आयंस है, वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। जिसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये प्लाज्मा। जो नॉर्मल मॉलिक्यूल में बिल्कुल चार्ज नहीं है, सब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन बहुत हीट देने से, क्या बहुत प्रेशर से भी वो टूट सकता है और थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स में ज्यादातर जो चीज होती है, वो एक्चुअली हाई टेम्परेचर में होती है, हाई प्रेशर में होती है, प्लाज्मा होती है, जो एकदम न्यूट्रल, जो एयर की तरह इस तरह गैस न्यूट्रल कम होते हैं। एक्चुअली प्लाज्मा हम सब लोग देखे, जो आग लगती है, जो कोई उसमें कैंडल होती है, उसकी वेपर पैदा होती है। जो ऑयल होती है, किसी तरह उसको जलाना तो पड़ता माचिस से, उसके बाद इग्निशन होकर उसे चेन रिएक्शन हो जाती, और उसके मॉलिक्यूल टूटते रहते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्ड, तेल में हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर चेन होती है, वो सब टूटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछल कूद करते हैं। तो उसमें उसके एनर्जी निकलते हैं, हीट निकलता है, लाइट निकलता है। तो जो फ्लेम होती है आग की, वो भी एक तरह की प्लाज्मा है, जो हमने सब देखते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में अंदाजा नहीं है आग क्या है। ये गैस नहीं है नॉर्मल, ये थोड़ा आयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड गैस है, तो एक तरह से ये प्लाज्मा है। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में बोला, जो ज्यादातर मटेरियल को रखते हैं पकड़ के। हमारी धरती, रॉक्स, पानी, इवन रूम की गैस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की एक रोल है। लेकिन उसके बगैर जब हम एस्ट्रोफिजिक्स में जाते हैं,
अब नए चीज आते हैं ग्रेविटी। हमें ग्रेविटी मालूम है, गुरुत्वाकर्षण आपने सुना होगा। आइजैक न्यूटन एक दिन बैठे थे तो सेब की पेड़ के नीचे तो एप्पल गिरा। उसी टाइम उनको ग्रेविटी की आइडिया आया। ये कहावत है, असल में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। तो इधर एप्पल गिर रहा है न्यूटन की तरफ या धरती की तरफ, तो उसमें आप बोलेंगे धरती एप्पल को खींच रहा है, अर्थ इज अट्रैक्टिंग द एप्पल। लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है। एप्पल भी धरती को खींच रहा है, एप्पल भी कोशिश कर रहा है धरती उसकी तरफ है, ये म्यूचुअल है। लेकिन धरती का जो है मास बहुत ज्यादा है तो धरती हिलता नहीं है, एप्पल की मास कम है वही हिल जाता और अर्थ की तरफ आ जाता है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन म्यूचुअल है, सब कुछ करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी होती है, अर्थ और सैटेलाइट्स में भी होती है, अर्थ और सन में होती है, सभी में होती है। तो सभी में होती है, ये अर्थ है। अभी इसमें एप्पल नहीं है, मान लो एप्पल नहीं है, लेकिन अर्थ के अंदर भी जो है अर्थ एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को खींचता रहता है। पानी है, रॉक को खींचते, रॉक भी रॉक को खींचता है। तो इसमें एक अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो जाती है, सब सबको खींच रहा है। तो सब ये जो एनर्जी होती है, जो कितने ग्रेविटी की मजबूती है, तो ये इससे होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये जो जी है बहुत छोटा नंबर है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और एम है, जैसे हम अर्थ की कह रहे हैं ग्रेविटी की, तो अर्थ की मास है एम। तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मास के ऊपर ही नहीं, मास के स्क्वायर के ऊपर। मतलब अगर अर्थ की मास डबल हो जाता तो ग्रेविटी 2 गुना नहीं बढ़ेगा, 4 गुना बनेगा। अगर ये 10 गुना ज्यादा हो जाता तो 10 गुना नहीं बनेगा, 100 गुना बढ़ेगा। ये जो है इसमें एस्ट्रोफिजिक्स में एक ग्रेविटी बढ़ जाता है, इसी से ग्रेविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ज्यादा प्ले करता है। उसके साथ है, जो चीज जितनी छोटी होती उसकी गुरुत्वाकर्षण उतनी ज्यादा होती। ये डिनोमिनेटर ये आर है। तो अगर अर्थ की मान लो रेडियस हम कम कर दे, किसी तरह कम कर दे, तो इसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 गुना इसको कम कर दिया तो ग्रेविटी 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये मास से बढ़ता है, मास के स्क्वायर से, और रेडियस से कमती है। अगर रेडियस बढ़ गया तो कम जाता, रेडियस छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, तो ग्रेविटी का बढ़ जाता है। तो प्लैनेट में क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है ये बहुत कम होता है। मोस्टली जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जिसके बात हम कह रहे थे वो बहुत ज्यादा है। ये रॉक्स है, पानी है, सबकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रेविटी अर्थ के स्ट्रक्चर में छोटा रोल प्ले करता है। सो अर्थ रिमेन्स मोस्टली रॉक, रॉक टूटता नहीं है, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अर्थ इज ए रॉकी प्लैनेट। अभी मान लो दूसरा है, हम सन के बारे में बोल रहे हैं। सन, तो सन क्या है, 3 लाख गुना मैसिव है, 3 लाख टाइम्स ऑलमोस्ट रफली मोर मैसिव देन सन। और इसकी जो लार्जर है 100 गुना ज्यादा है। तो इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी, हेलो, इसमें जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 3 लाख टाइम मोर मैसिव है। और रेडियस तो कम है, लेकिन बहुत नहीं, 100 टाइम्स ही कम है। तो इसमें क्या होती है, ग्रेविटी इसमें बहुत ताकत देता है, और वो जितने मॉलिक्यूलर बॉन्ड सब तोड़ देते, मॉलिक्यूलर नहीं एटम को भी तोड़ देते हैं उनके प्रेशर से। तो ये पूरा आयोनाइज हो जाता है। ये आग की गोला है। जो हमारी घर में जो आग होती है उसमें फुल आयोनाइजेशन नहीं होती, ये ऑलमोस्ट पूरा आयोनाइज्ड है, सब कुछ टूट के बिखर गया, सारे एटम मॉलिक्यूल्स। इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, इसकी अंदर सेंटर में लगभग 15 लाख डिग्री होती है। तो 15 लाख डिग्री जब टेम्परेचर होती है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में, अब न्यूक्लियर बम सुने, एटम बम नहीं, उसके आगे भी है कुछ, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाता है, उसमें ऊर्जा निकलता है। तो अर्थ के अंदर भी ऐसे होती है। तो उस जो ऊर्जा होती है उससे हीट निकलते रहते हैं, और पार्टिकल है एक न्यूट्रिनो निकलते रहता है, वही सोर्स है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। जो स्टार होती है अपनी ऊर्जा बनाते हैं, जो प्लैनेट है, मैं पहले बोला था प्लैनेट जो बोला था, प्लैनेट की
अर्थ है, अर्थ की अपना ऊर्जा नहीं है, अपना रोशनी नहीं है। ये जो सन की रोशनी गिरती है उसी से रिफ्लेक्शन होते हैं, उसी से दिखते हैं, अपना रोशनी नहीं है। लेकिन स्टार क्या है, उसमें आयोनाइजेशन है, आग की गोला है, उससे आग निकलती है, यही डिफरेंस। और मैंने इधर बोला जो इधर सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं भी हुआ तो एस्ट्रोफिजिकल बॉडी से ऊर्जा निकलता है। वो क्या है, थोड़ा अगर इसमें संकुचन हो, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उसमें नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी ज्यादा हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए हीट और रेडिएशन पैदा होता है। तो ऐसे भी कुछ स्टार्स है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी बनाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रेशन, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता रहते हैं। तो अभी हम अर्थ और प्लैनेट दोनों के बारे में बोलते हैं। आजकल क्लास 6 में ये सब पढ़ाते हैं। हमारी सोलर सिस्टम है, अंदर स्टार है, बाहर सब प्लैनेट है। और प्लैनेट क्या क्या है मालूम है आपको? सबसे आगे है मरकरी नजदीक, उसके बाद विनस, अर्थ, और अर्थ के दूसरी तरफ है मार्स। तो अर्थ की दोनों तरफ ये है, विनस है, मार्स है। और दूर में है जुपिटर, और दूर में जो है वही ज्यादा मैसिव है। जुपिटर वो कोई 100 गुना अर्थ से उससे भी ज्यादा मैसिव है। सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इसमें सबसे मैसिव है जुपिटर और सैटर्न। तो मैसिव होने से क्या हुआ, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा है। मान लो जुपिटर 100 गुना मोर मैसिव है, तो उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी लगभग 10,000 टाइम ज्यादा है। तो होने से क्या है, उधर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। मॉलिक्यूल को तोड़ दिए जुपिटर में, क्या होती है, वो ज्यादातर गैस हो जाते हैं, तब वो रॉक नहीं रहते हैं। तो जुपिटर और सैटर्न है मोस्टली गैसियस प्लैनेट्स, तो उसमें ज्यादातर गैस होते हैं। यूरेनस और नेपच्यून भी गैस होते हैं, लेकिन उसमें लिक्विड भी होती है और उसमें रॉक्स भी रहते हैं। उसमें लिक्विड होकर पानी होता है, लेकिन वो बहुत दूर है तो कोल्ड है बहुत, तो जो पानी हो जाता है वो आइस की तरह रहता है। यूरेनस नेपच्यून में बहुत सारे आइस है, तो इसमें गैस भी है, उसमें रॉक्स नहीं है, लेकिन आइस है, और लिक्विड भी है। लिक्विड मोस्टली फ्रोजन स्टेज में है। अभी हमारे जो सोलर सिस्टम की उसके बाहर गए तो स्काई में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेलर क्लस्टर होते हैं। तो ये सब क्लस्टर के लोग हजार सालों से लोग देखते रहते हैं। कुछ कुछ 4, किसी में 4 है, किसी में 10 है, छोटे छोटे स्टेलर क्लस्टर रहते हैं। तो ये तो स्टार है, प्लैनेट है, स्टार है, और स्टेलर क्लस्टर्स है। ये हमारी जो अर्थ के नजदीक हम देखते हैं, और विद नेकेड आइज भी ये सब क्लस्टर्स देखते हैं, स्टेलर क्लस्टर्स, स्टार क्लस्टर्स। वो जो स्टार क्लस्टर है, किसी में 7 हमें देखते नहीं है, टेलीस्कोप से दिखता है। ये यूनिवर्स का एक हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर क्लस्टर, जिसमें कई हजार स्टार्स भी हो सकते हैं, जो अपना एक सिटी बना लिया। तो हमने तीनों चीज बोली, प्लैनेट बोला, स्टार, और उसके बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स, ये सब बोले। लेकिन ये दूसरी तरह की स्टार्स भी होते हैं, सन छोड़ के। सन बहुत गर्म है, बड़ा भी है, लेकिन उसकी जो घनत्व है, डेंसिटी है, बहुत ज्यादा नहीं है। जी, पानी की जो डेंसिटी है लगभग 1 ग्राम है, 1 ग्राम पर सीसी है। तो अर्थ की लगभग वही है, उसकी लगभग 1.5 गुना है। तो अर्थ की डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे भी कॉम्पैक्ट स्टार्स की डेंसिटी लाखों गुना अर्थ सन से ज्यादा हो सकते हैं। इनमें 10 लाख टाइम्स भी हो सकता है। तो वो साइज में, जैसे अर्थ मास ऑलमोस्ट सन है, लेकिन साइज में सन का 1% हो सकता है। तो उतनी छोटा वॉल्यूम में इतनी अर्थ जैसे मास हो जाती है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके व्हाइट डॉर्स बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट क्यों होते हैं, वो गर्म होते हैं अर्थ सन से ज्यादा। और जब ज्यादा गर्म होती है, उससे जो तरंग होती है, उसमें व्हाइट कलर हमें हमारी आंखों से दिखती है। तो व्हाइट डॉर्फ में इतनी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एम तो लगभग सेम है, लेकिन रेडियस 100 गुना छोटा हो, तो उसमें ग्रेविटी 100 गुना ज्यादा है। तो कैसे सपोर्ट करती? नॉर्मल जो गैस की प्रेशर है, शाम जैसे गैस की प्रेशर से ग्रेविटी को बैलेंस करता है, गैस की प्रेशर से नहीं हो सकते।
तो उसमें क्या है, उतना प्रेशर से एटम्स टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है बाहर। तो इलेक्ट्रॉन्स और जैसे हीलियम की आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के जब नजदीक पैक करते हैं तब एक प्रेशर आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने बोला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो चार्ज होने से रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को नजदीक ना ही नहीं देते। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं है, ये कोई अलग चीज है। ये इसको आप बाद में पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो दो इलेक्ट्रॉन नजदीक नहीं आना चाहते, एक स्टेट में नहीं आना चाहते, तो उसमें एक क्वांटम मैकेनिकल रिपल्शन होती है, वो एक क्वांटम प्रेशर पैदा करता है, और उसी से व्हाइट ड्वार्फ इतना ग्रेविटी स्ट्रांग होते हुए भी स्टेबल रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जो न्यूट्रॉन बोला, प्रोटॉन सबका है। न्यूट्रॉन में देखो कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, फिर भी वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और उनको बहुत नजदीक लाओ। ये क्वांटम मैकेनिकल प्रेशर न्यूट्रॉन स्टार में होती है। तो ऐसे और एक बहुत डेंस स्टार होती है, तो न्यूट्रॉन स्टार, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, न्यूट्रॉन से बहुत डेंसली पैक्ड है, और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वांटम रिपल्शन होती है। मान लो उसकी जो मास है ऑलमोस्ट सन की तरह, तो सन की तो रेडियस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी रेडियस 10 किलोमीटर, मतलब हमारी जो चेंबूर से दादर तक जितनी है उतना ही है, लेकिन उसकी भर है सन की तरह। उसमें ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन न्यूट्रॉन की ये रिपल्शन, क्वांटम रिपल्शन उसको रोक के रखते हैं। तो अगर सन का मास है, उसको अगर 10 किलोमीटर कर दे तो न्यूट्रॉन स्टार जैसे डेंसिटी हो जाएगा, उसका ग्रेविटी हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार जैसे, बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी है। लेकिन मान लो किसी तरह और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 10 किलोमीटर ही नहीं, मान लो 10, उससे और ज्यादा मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ग्रेविटी तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो उस टाइम क्या होगा, मान लीजिए 3 किलोमीटर कर दिया सन को, तो उसमें ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो कुछ भी नहीं निकल सकते उसकी ग्रेविटी की जो बंधन से, बोलते हैं लाइट भी नहीं निकल सकती, उसको ब्लैक होल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुरानी है, 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नया ग्रेविटी की थ्योरी बना, उसकी मैथमेटिक्स करके भी लोगों ने देखा, जो ब्लैक होल सोचते थे ऐसे चीज होना चाहिए, तो स्टार अगर इतनी कॉम्प्रेस हो जाएगा तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो मैथमेटिकली ऐसे कुछ देखा है, एक्सट्रीम इसमें रेडिएशन नहीं निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्या, बात है स्टार को इतना कॉम्प्रेस कर सकते क्या, तो आइंस्टाइन जो सोचते थे नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स में हो सकता है। बाद में आइंस्टाइन जाने के बाद भी लोगों ने बोला ऐसे हो सकता है। उसमें क्या है, अगर मान लो सन को 3 किलोमीटर कर देते हुए, 3 किलोमीटर होगी एक रेडियस होगी, उसको हॉराइजन बोलते हैं, वहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कुछ भी नहीं ठहर सकता, सब कुछ अंदर एक बिंदु में सिमट जाएगा। उस बिंदु को जो बोलते हैं इनफाइनाइट डेंसिटी है, उसको ग्रेविटी भी इनफाइनाइट है, उसकी सिंगुलरिटी है। लेकिन आइंस्टाइन नहीं, बहुत डिराक, बहुत सारे लोग इनको माने नहीं है, बट ज्यादातर अभी का जो एस्ट्रोफिजिक्स है, ज्यादातर 99% या 98% मानते हैं ब्लैक होल्स रियल है। और आसमान में जो बहुत बड़े बड़े जो सितारे देखते हैं, हम सोचते हैं तो ब्लैक होल्स ही होगी, लेकिन बहुत लोग हैं, मे भी कम से कम 100-200 होंगे जो मानते नहीं, बोलते ये किसी तरह ब्लैक होल नहीं है। तो ये मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मैं और मेरे अमेरिकन कुछ कलीग साथी मिलके इसमें काफी काम किए हैं, और 2006 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमारे काम के ऊपर प्रेस रिलीज भी निकला था। तो हमारा कहना था असली ब्लैक होल ऐसे होती है, ये बाहर एक रहती है काल्पनिक एक सरफेस, और अंदर जो एक बिंदु रहती है सिंगुलर, ये है, और अंदर कुछ नहीं, ये सब खाली है, सब खाली है। और हमारा कहना था ऐसे नहीं होता, जो आइंस्टाइन कहते थे अब स्टार को इतना दबा नहीं सकते, जब ये हॉराइजन के नजदीक आ जाएगा इतना गर्म हो जाएगा, वो आग की गोला बन जाएगा। तो हम इसको नाम दिए मिको। इसमें मैग्नेटिक, सन में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, ये सन से बहुत ज्यादा गर्म है, इसके गुरुत्वाकर्षण लगभग ब्लैक होल जैसे है, फिर भी ये ब्लैक होल नहीं है।
तो इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता था, आपको अनुपम जी ने बहुत बोला इसीलिए मैं भी थोड़ा दिया, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। और इसके बारे में मैं एक बुक लिखा जो 2 हफ्ते पहले पैन मैकमिलन से पब्लिश हुआ है, और अनुपम जी ने ये खरीदा है और बहुत सारे लोग खरीदा है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा। मैं मेरी एस्ट्रोफिजिक्स में वापस लौटता हूँ। तो एस्ट्रोफिजिक्स में मैं बोला हमारी सोलर सिस्टम होते हैं, स्टार क्लस्टर होती है, ग्लोबुलर क्लस्टर होती है, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब मिलके एक बहुत बड़ा हाउस बनते हैं जिसको गैलेक्सी बनते हैं। और ये गैलेक्सी है ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट है। जैसे इस रूम में हवा है, हवा की बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल से हवा बने, बिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ों 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 मॉलिक्यूल इसमें है। तो ऐसे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सी हमारी ब्रह्मांड बनती है। तो गैलेक्सी कितनी बड़ी है इसकी आइडिया मैं देता हूं। हमारी जो सूरज है बहुत दूर है, सूरज से लाइट आने में धरती में 8 मिनट लगता है। 8 मिनट। जो सूरज सबसे फास्ट चलता है प्रकाश रोशनी, 1 किलोमीटर में 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर चलता है, फिर भी हमें 8 मिनट लगता है। लेकिन गैलेक्सी इतना बड़ा है, यहां से यहां रोशनी जाने में 1 लाख साल भी लग सकते हैं। यहां से यहां जाने से 1 लाख साल भी लग सकते हैं। और ये गैलेक्सी के अंदर बाल्स रहता है, इधर बहुत कुछ रहता है, बोलते हैं यह ब्लैक होल भी है, बहुत कुछ है, इधर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन बाहर ऐसे इसमें भी कुछ आर्म्स रहते हैं। ज्यादातर जो स्टार्स इधर रहते हैं, बीच बीच में गैप रहते हैं, गैस रहते हैं। और हमारी सान इधर नहीं है, बीच में है लगभग। यह सान हमारी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ घूमते रहते हैं। ये गैलेक्टिक जो सान की जो ऑर्बिट होती है ये बहुत बड़ा है। और गैलेक्सी कितनी बड़ा है आप समझ जाएंगे। सान तो घूरते हैं, हम घूरते हैं सान की तरफ 1 साल में 365 दिन में। और सान जो गैलेक्टिक सेंटर के घूमते हैं, एक बार घूमने में गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं, लगभग 25 करोड़ साल लगता है सान को एक बार गैलेक्सी के केंद्र बिंदु के अंदर चक्कर लगाने का। गैलेक्टिक ईयर तो इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी। ये जो गैलेक्सी है एक्चुअली लोग पहले ही देखते थे, जब लोगों को टेलीस्कोप भी नहीं था। विंटर की नाइट में भाई जो एयर कूल होते हैं, जिधर बैकग्राउंड लाइट नहीं है, अभी भी दिखता है गांव से, जो व्हाइट सी पैच दिखती है, लोग पहले इसको मिल्की लगता था, दूध की गंगा, कोई दूध की नदी कहते थे पहले। तो उसी टाइम लोगों को मालूम नहीं था ये गैलेक्सी है। बाद में टेलीस्कोप आया, लोगों की पता चला हम ही गैलेक्सी की पार्ट है। तो इसीलिए ये दूध की नदी जैसा लगता था, इसका नाम है मिल्की वे। बाद में पता चला ये हमारी गैलेक्सी है, और ये सब कुछ नहीं है ब्रह्मांड में, ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सी है, वो बहुत बाद में पता चला। तो हमारी गैलेक्सी बोला ये मिल्की वे है, लेकिन वही अंत नहीं है। हमारे इधर 54 छोटे बड़े गैलेक्सीज है। ये मिलके एक गैलेक्सी की लोकल ग्रुप बनाया है। और सबसे नजदीक जो है बड़ा गैलेक्सी है एंड्रोमेडा है, और ये एक बड़ा गैलेक्सी है। ये 3 बड़े हैं और बाकी छोटे छोटे हैं। और ये इससे उधर बोला लाइट को जाने में 1 लाख उम्र लगता है, जो गैलेक्सी हमारी कवर करने में। इधर उससे 10 गुना टाइम लगता है, 10 लाख साल लगेगा लाइट को इधर से उधर जाने की। ये लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, लगभग 54 गैलेक्सीज है। तो ये 10 लाख साल लाइट को लगता है, तो कितना बड़ा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। बाद में पता चला, जब आइडिया था, और बाय 1980 आज से 40 साल पहले हमारी क्लियर पिक्चर है, जो हम सब हमारी जो लोकल क्लस्टर है, हमारी गैलेक्सी है, एक बहुत बड़ा गैलेक्सी के झुंड है, गैलेक्सी के क्लस्टर है, जिसको भार्गो सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो इसमें गैलेक्सी ग्रुप तो हमने एक बोला, करीब 100 गैलेक्सी ग्रुप्स है? और करीब 10,000 से भी ज्यादा, करीब लाख के नजदीक, इसमें लाख से कम है गैलेक्सीज है। वार्गो तो हम बिलोंग करते हैं वार्गो सुपर क्लस्टर में। ये 1980 तक हमें यही मालूम, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन को रुकती नहीं है। बड़े बड़े टेलीस्कोप आते हैं, अब हबल टेलीस्कोप सबसे बड़ा है जो स्पेस से देखते हैं, और हम नए चीज हम हर दिन सीख रहे हैं, हर दिन। तो ये कुछ साल पहले, आज से करीब
5-6 साल पहले हमें पता चला क्या ये भार्गव क्लस्टर ही अंतिम नहीं है। भार्गव क्लस्टर तो ये है, ये एक बड़ा, इससे भी बड़ा सुपर क्लस्टर की एक पार्ट है। ये जो बड़ा सुपर क्लस्टर है लैनियाकिया नाम है, और हमें ये कोई 5-6 साल पहले ही पता चला, 5-6 साल पहले ही। जो उसके पहले हमें मोबाइल फोन टीवी आ गया 40-50 साल से, लेकिन इसके बारे में हम 5 ही साल पता चला। हम हाँ, लैनियाकिया एक सुपर क्लस्टर है, उसकी एक पोर्शन है भार्गव क्लस्टर। तो ये बड़ा सुपर क्लस्टर। और ये देखिए ये जो क्लस्टर है बीच में वॉइड है, वॉइड मतलब खाली जगह, सब जगह एकदम भरे नहीं है। रूम के जो एयर है मॉलिक्यूल सब जगह बिखरे हुए हैं एक ही तरह से, डेंसिटी सेम है। लेकिन कॉस्मोस में ऐसा नहीं है, खाली है बहुत। यहाँ भी देखिए बीच में ऑलमोस्ट बहुत गैलेक्सी बहुत कम है, पता नहीं क्या है, ये एक लोकल बड़ा वॉइड है। तो और ये जो भार्गव क्लस्टर में ये जगह लगभग हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे लगभग इधर है। और इसके अंदर आप कहाँ है, हम कहाँ है, अर्थ सन कहाँ है, कोई बता नहीं सकते। तो हमारी जो नेबरहुड में है सन है, ओ है, ये है हमारी जो मिल्की वे भार्गव क्लस्टर में आता है, सुपर क्लस्टर में। और भार्गव इससे एक्चुअली बड़ा सुपर क्लस्टर के पोर्शन है लैनियाकिया। और ऐसे लैनियाकिया अकेला नहीं है, ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर है। ये एक है, एक फेमस है कोमा सुपर क्लस्टर। बहुत सारे ऐसे सुपर क्लस्टर, इसी से हमारी ब्रह्मांड बनती है। और बीच बीच में आप देख रहे हैं खाली खाली जगह है, खाली खाली जो जगह है वो वॉइड्स है, उधर कुछ नहीं है। और ये जो गैलेक्सी क्लस्टर्स है ये लगभग एक लाइन की तरह, कहीं दीवार की तरह बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ हनीकॉम्ब की तरह है, जो जिधर मधुमक्खी रहते हैं लगभग उसी स्ट्रक्चर की तरह, उसमें सरफेस होता है, बीच में वॉइड रहते हैं, खाली जगह रहते हैं, ऐसे लगभग रहते हैं। तो लगभग हमारी मधुमक्खी की जो है बी हाइव्स है, लगभग यूनिवर्स की स्ट्रक्चर ऐसे ही है। और देखने से बाद में पता चलता है लगभग ओवरऑल यूनिवर्स जो देखते हैं टेलीस्कोप में ऐसी है। ये गैलेक्सी के स्ट्रक्चर चलते हैं, इसमें गैलेक्सी सुपर क्लस्टर रहते हैं, बीच बीच में वॉइड रहता है, बीच बीच में वॉइड रहते हैं, खाली जगह रहते हैं। अभी हम बोलेंगे स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मान लो ये एक पेपर की शीट है, ये पेपर की शीट है, ये हम बोलेंगे फ्लैट है, ये हम फ्लैट है। तो अगर यूनिवर्स की जो फ्लैट अगर शीट है तो इसकी एज रहती है ना, कोई भी हम पेपर समझे जो 10 फीट की हो, क्या 1 किलोमीटर भी हो बड़ा है, उसकी एज रहता है। तो हमारी लेकिन यूनिवर्स सब कुछ लेके है, तो उसका कोई एज नहीं, उसका कोई किनारा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकती यूनिवर्स में साइड में जाके हुए किनारा है, कोई कहीं गिर गया, यूनिवर्स में किनारा नहीं हो सकता। तो उसके मतलब हो सकता है अगर ऐसे फ्लैट है तो यूनिवर्स की कोई अंत नहीं होगा, कोई किनारा नहीं है, इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही एक आइडिया जो न्यूटन के टाइम भी ऐसे ही था, यूनिवर्स ऐसे ही अनादि अनंत है, इसकी कोई किनारा नहीं है, कोई एज नहीं है। दूसरी एक स्ट्रक्चर आइंस्टाइन आने के बाद, आइंस्टाइन ने क्या बोला, जो स्पेस जो हम ऐसे ही देखते हैं वो जरूरी नहीं है, जब जिधर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होगा तो स्पेस थोड़ा बेंड हो सकता है। ये आप समझ में नहीं आएगा। तो स्पेस बेंड होके जैसे बैलून के सरफेस जैसे स्पेस का स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे हमारी धरती से जी हमारी प्लेनेट भी अर्थ के ऊपर हम घूमेंगे, उसका कोई एज नहीं है। आप अर्थ के ऊपर कहीं भी घूम सकते हो, कहीं गिरने का चांस नहीं है, उसकी एज नहीं है। तो आइंस्टाइन के कुछ कॉन्सेप्ट था, ब्रह्मांड भी ऐसे हो सकते हैं, वो फाइनाइट भी है और अनंत नहीं है, लेकिन उसकी कोई एज नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड यूनिवर्स। इस तरह कॉन्सेप्ट है, क्लोज्ड यूनिवर्स भी हो सकती है, इन प्रिंसिपल फ्लैट भी हो सकती है। उसके बाद एक आइडिया आया, ये 1927 के बाद नया टेलीस्कोप आके दिखता है, तो उसमें हम देखे दूर की जो गैलेक्सी है उसकी जो लाइट हमारे पास वो थोड़ा फीका पड़ जाता, वो फीका पड़ जाता मतलब उसकी जो लाइट होती है वो जैसे कमजोर हो जाती। कुछ लगभग जब रेलवे स्टेशन से एक इंजन छूट के चला जाता है, उसकी आवाज जो होती है वो फीका हो जाता है, उसकी पिच कम हो जाती है, वो दूर जाती है, आवाज कमजोरी नहीं, वो फीका हो जाता है, पिच कम हो जाता है।
तो दूर से मोशन से ऐसे होती है, जो फीका होने का एक चांस है, एक मोशन से होती है। दूसरा भी रीजन हो सकता है, लेकिन लोगों ने ज्यादा ऐसे ही सोचा, अगर उसकी लाइट फीका दिख रहा है हमें, तो जरूर वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है। और कोई भी गैलेक्सी हम इधर मिल्की वे या हम देखेंगे, हमकी चारों तरफ जो गैलेक्सी है दूर जा रहा है। एंड्रोमेडा भी इधर है, वो भी देखेगा उसकी तरफ जो गैलेक्सी है सब उनसे दूर जा रहा है। तो इससे बोला एक बिग बैंग मॉडल बन गया बाद में, जो सब गैलेक्सी से एवरीबॉडी इज रनिंग है फ्रॉम ईच अदर, सब दूर भाग रहा है। अगर ऐसे हुआ तो सब दूर भाग रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट। 1927 के करीब ये हो गया। लेकिन मैं एक चीज बोला, ये एक्सपेंड, हम जो एक्सपेंशन देखते हैं एक्चुअली देखते नहीं है, हमने डायरेक्टली कभी मेजर नहीं किए, हमारी मेजर इनडायरेक्ट है। और ये जो लाइट फीका दूसरी कारण से भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे जो आसान तरीका है समझने की, इसके बेस्ट है कि ये भाग रहा है। दूसरी तरीका से लाइट जो होती है वो कमजोर हो सकती है। तो अगर हम वो मान ले ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, तो एक्सपेंड सारे गैलेक्सी दूर से जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो लगभग इसी में ही ज्यादातर 99% जो है खगोल शास्त्री है, कॉस्मोलॉजिस्ट है, वो मानते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो इसकी जो क्लोज्ड मॉडल हो तो उसमें यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ऐसे है, वो बढ़ रहा है, दूसरे जो रोशनी आ रहा है वो फीका पड़ रहा है, जो ब्लू है वो रेडिश हो रहा है। तो इसको रेडशिफ्ट बोलते हैं। हम जो देखते हैं रेडशिफ्ट देखते हैं, हम डायरेक्ट नहीं देखे कभी भी कोई गैलेक्सी पीछे जा रहा है दूर से, डायरेक्ट मेजर नहीं किए। ये है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट है। हम रेडशिफ्ट देखते हैं, यहाँ से ब्लू लाइट निकला है वो रेड हो गया, रेड शिफ्ट बोलते। तो यही है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट। ये क्लोज्ड मॉडल में है, लेकिन मैं बोला जो क्लोज नहीं है, अगर वो बहुत लोग सोचते हैं यूनिवर्स ओपन है, तो बिग बैंग होने के बावजूद भी, एक्सपेंडिंग होने के बाद भी यूनिवर्स ओपन हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो न्यूटन के टाइम आइडिया था यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अभी भी ऐसे है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है। ये जो रिलेटिविटी की जो मॉडल है उसमें भी यूनिवर्स, और ये एक्सपेंड कर रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अभी भी ये है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर सकते हैं और उसमें एज नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ये आइडिया अभी भी बरकरार है, ऐसे मॉडल हो सकता है। लेकिन आइंस्टाइन के टाइम क्या था, एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते, वो दूर से जो लाइट आते हैं वो फीका पड़ जाते हैं, उससे हम लेते हैं क्या ये एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक्सपेंड करने से क्या मॉडल हो जाती है, लगभग दो मॉडल आ गया। एक है क्लोज मॉडल, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इसकी एज नहीं है लेकिन फाइनाइट है। दूसरी है फ्लैट मॉडल। फ्लैट मॉडल में इधर दिखा रहा है फाइनाइट, लेकिन फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट होने से एज हो जाएगा। ये हमेशा इनफाइनाइट शीट है, लेकिन फिर भी ये साइज में बढ़ रहा है। तो दिस इज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ओपन मॉडल, ये फ्लैट मॉडल। लेकिन इधर हम पिक्चर तो इनफाइनाइट नहीं दिखा सकते, एज है, एक्चुअली एज नहीं है। ये एवरी स्लाइस, एवरी प्लेट इज इनफाइनाइट, और ये फाइनाइट है, फाइनाइट यूनिवर्स एक्सपेंडिंग क्लोज मॉडल। तो ये दोनों हमें कॉम्पिटिंग जो है, जो कॉस्मोलॉजिस्ट ज्यादातर 99% सोचते हैं, इसी में एक से यूनिवर्स आ जाता है। अगर एक्सपेंड कर रहा है सब कुछ, तो हम पहले जाए तो एक समय कैसे एक्सपेंशन शुरू हुआ, तो बोलते हैं करीब 14 बिलियन ईयर्स एगो, 14 बिलियन ईयर एगो तो ब्रह्मांड की शुरू हुआ एक प्रचंड विस्फोट से, उसको बोलते हैं बिग बैंग। तो उसी से शुरू हुआ और उसी से ब्रह्मांड चले। ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, उस टाइम पूरी ब्रह्मांड यही था। तो ब्रह्मांड में एक जगह नहीं है, सभी जगह हुआ। तो ये तो दिखाने के लिए एक पॉइंट लग रहा है, एक ही पॉइंट, पूरी ब्रह्मांड ही एक पॉइंट पर सीमित था, उसको सिंगुलरिटी बोलते हैं। ये बिग बैंग मॉडल है और 99% जो कॉस्मोलॉजिस्ट है इसको मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सबसे बड़े है, ये बाइबल की कहानी की तरह सुनते हैं। एज पर बाइबल हमारी जो यूनिवर्स है ये करीब कुछ हजार साल पहले आए हैं। और कैसे है, उसके पहले गॉड था। तो गॉड, लॉर्ड ने बोला यूनिवर्स पैदा हो जा, पैदा हो गया। लॉर्ड ने बोला लेट देयर बी लाइट, लाइट आ गया। तो कुछ तरह बिग बैंग बहुत सक्सेस है, लेकिन इसकी स्टोरी बाइबल से
लगता है। बिब्लिकल स्टोरी, कैसे ये पॉइंट कहां से आ गया? अगर ये पॉइंट था ही तो ये पहले क्यों नहीं विस्फोट हुआ उसी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में? इन सब चीजों की कोई आंसर नहीं है। बिग बैंग मॉडल की बहुत सक्सेस है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हमारे ब्रह्मांड की जो शहर था 60 मिनट हुआ नहीं है, मैं यही खत्म कर देता हूँ। और आप सब सुनने के लिए बहुत सारे धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस।